जब हॉस्पिटल स्टाफ ने स्ट्राइक कॉल किया तो यूटी गवर्नमेंट ऑफ चंडीगढ़ ने उनको ये कहकर मना कर दिया कि अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो ये इलीगल होगा बिकॉज वो असेंशियल सर्विसेज में आते हैं। इसी तरह से जब यूपी गवर्नमेंट ने महाकुंभ का आयोजन किया तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के सभी स्टाफ को, वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में शामिल होने से रोका, ये कहकर कि वो सभी 6 महीने के लिए असेंशियल सर्विसेज में आते हैं। एंड ये असेंशियल सर्विसेज वर्ड हम कई बार सुनते हैं, चाहे वो कर्नाटका गवर्नमेंट हो, चाहे वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हो, और इवन अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो भी हमने देखा कि असेंशियल सर्विसेज के नाम से कई बार प्रोटेस्ट को रोक लिया जाता है। एंड इन सब को यूज़ किया जाता है थ्रू अ टूल जिसका नाम है असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। नाउ आज के इस श्रम ज्ञान सीरीज में हम बात करेंगे इसी श्रम ज्ञान पर, दैट इज अबाउट द असेंशियल सर्विसेज एंड असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। मेरा नाम है दीपक ठाकुर एंड मैं पढ़ाता हूं आपको इंडस्ट्रियल लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ EPFO 2025। नाउ अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन यू शुड बी हैविंग अ क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सबसे पहली बात, जो असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है ये गवर्नमेंट के लिए एक डू नॉट डिस्टर्ब सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट इसे अप्लाई कर देती है किसी भी एक सर्विसेज पर या ऑल द सर्विसेज पर, तो द एम्प्लॉयज कैन नॉट डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट और मे नॉट डिस्टर्ब द सप्लाई। किसी भी तरह के फूड सप्लाई को आप नहीं रोक सकते, इसी तरह से किसी भी तरह की इंपॉर्टेंट सर्विसेज को आप नहीं रोक सकते, ठीक है। एंड ये क्या सर्विसेज हैं, इस एक्ट के क्या प्रोविजंस है, इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, ESMA होता क्या है, असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है क्या? तो बेसिकली ये एक लेजिस्लेटिव टूल बनाया गया है ताकि वर्कर्स की मनमानी की वजह से कुछ असेंशियल सर्विसेज हैम्पर ना हो। इसमें असेंशियल सर्विसेज क्या होंगी, तो जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगा, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, तो जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगा दैट इज इट इज असेंशियल सर्विस, देन the workers, employees and the association will not be allowed, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी तरह की स्ट्राइक पर जाएं। अगर वो स्ट्राइक पे जाती हैं तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो हम देखते हैं। नाउ नंबर 2, इसके बाद बात करते हैं जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे लॉज बनाए जाते हैं। असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है। पर्पसेस कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे स्ट्राइक को, इलीगल स्ट्राइक को या इलेजिटिमेट स्ट्राइक्स को रोका जा सके। इसी तरह से स्टेट लेवल पर भी लॉज बनाए गए हैं अलग अलग स्टेट्स द्वारा। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट पे अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ का नाम है असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सर्विसेज कवर अप होती हैं दैट इज रेलवेज, सिविल एविएशन, इंडिया पोस्ट मतलब आपका पोस्टल डिपार्टमेंट, देन डिफेंस सर्विसेज एंड द कस्टम्स, इन सभी को ये सभी जनरली कवर हैं इस लॉ में। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू आर नोटिफिकेशन, मार्क दिस वर्ड, थ्रू आर नोटिफिकेशन, अगर किसी और भी सर्विस को डिक्लेयर कर दे कि वो असेंशियल है तो वो भी कवर अप कर ली जाएगी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा या कोविड के समय भी हमने देखा था। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनको स्ट्राइक पर जाने से रोक सकती है। स्पेसिफिकली इन द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मतलब जो स्टेट बसेस चलती हैं, इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चाहे वो सैनिटेशन के वर्कर्स हों या अदरवाइज और वर्कर्स हों, एंड द हॉस्पिटल स्टाफ या फिर किसी और तरह का स्टाफ भी इसमें कवर अप किया जा सकता है थ्रू द नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ना इसमें कोर्ट का स्टाफ भी कवर हो जाता है। तो इन सभी सर्विसेज को असेंशियल माना गया, मतलब इन सर्विसेज के बिना लोगों की लिबर्टी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ जो है वो शायद कॉम्प्रोमाइज हो जाए अगर इन सर्विसेज में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आए या इम्बैलेंस आए या किसी भी तरह की हिंड्रेंस, रुकावट आए, ठीक है। तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया है ताकि इन सभी सप्लाईज को मेंटेन किया जा सके इन एनी गिवन सिचुएशन। नाउ अब बात करते हैं जो सेंट्रल का लॉ है, सेंट्रल ESMA एक्ट की। नाउ इसमें इस एक्ट का जो स्कोप है, देखो जब भी हमने किसी लॉ को कवर अप करना होता है तो हम उसका स्कोप सबसे पहले कवर अप करते हैं, बिकॉज आपका चाहे APFC का एग्जामिनेशन हो या EO का एग्जामिनेशन हो, इसमें आपको कई बार डायरेक्टली स्कोप पूछा जाता है जो एक्ट के सबसे पहले प्रोविजंस में आता है, मतलब सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में ही आपको मिल जाएगा। स्कोप का मतलब है वो सारे एरिया जिन पर ये लॉ अप्लाई होगा। तो बेसिकली इस एक्ट में बोला गया है कि जहां पर पार्लियामेंट की पावर है या जिन एरियाज में पार्लियामेंट की पावर है वो सारे डोमेन्स जो हैं वो इस लॉ के प्रीव्यू में आते हैं। तो जो हमने सर्विसेज अभी देखी वो सारी सर्विसेज इसमें अकॉर्डिंगली आ जाएगी, बिकॉज
पार्लियामेंट का उनके ऊपर कंट्रोल या डोमेन रहता है। ना इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एनी अदर सर्विस को भी इस लॉ के दायरे में ला सकती है थ्रू इशूइंग अ नोटिफिकेशन। सिर्फ एक नोटिफिकेशन इशू करना है, पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू एक नोटिफिकेशन निकालकर किसी भी और नई सर्विस को इसमें ऐड कर सकती है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द कोविड पीरियड हमने देखा था कि बाकी सारी भी सर्विसेज इंपैक्ट हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि जो कोल इंडिया के वर्कर्स, एम्प्लॉयज और कोल इंडिया इटसेल्फ इज कमिंग इज असेंशियल सर्विस, उसको हम असेंशियल सर्विस डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसमें 6 महीने तक किसी भी तरह का हिंड्रेंस ना हो, इस करके हम किसी भी स्ट्राइक को या प्रोटेस्ट को अलाउ नहीं करेंगे। एंड वी हैव सीन इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि नॉट ओनली वी इंश्योर्ड द सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग और सप्लाई ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द पीरियड, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स, बट उसके साथ साथ हमने ये भी इंश्योर किया कि जो कोल इंडिया है उसने अपना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है इसी पीरियड में किया। दैट्स अ ट्रेमेंडस जॉब डन बाय द कोल इंडिया एंड दैट वाज बीन डन विद द इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज अब अगर आप स्ट्राइक पर फिर भी चले जाते हैं तो क्या एक्शन आपके अगेंस्ट किया जा सकता है या ट्रेड यूनियंस के अगेंस्ट क्या एक्शन हो सकता है। सबसे पहली बात, ऐसी किसी भी स्ट्राइक को जो कि ऑलरेडी रोकी गई है या बैन की गई है थ्रू द एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, उसको इलीगल माना जाएगा। और इलीगल स्ट्राइक करने का मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉइज की एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन ऐसी स्ट्राइक बुलाता है या करवाता है तो उन पे लीगल केसेस किए जा सकते हैं, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो या सिविल केसेस हो। अदरवाइज मैंने पहले के सेशंस में आपको बताया था, जो हम ब्रिज कोर्स भी पैरेलली रन कर रहे हैं, तो उस ब्रिज कोर्स में मैंने आपको बताया था कि ट्रेड यूनियंस एक्ट जो है वो आपको स्ट्राइक करने का भी राइट देता है। ऐसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है जो आपको स्ट्राइक करने का अधिकार देता है। ट्रेड यूनियन एक्ट में ट्रेड यूनियंस को सिक्योरिटी भी है कि अगर वो प्रोटेस्ट पे जाती हैं तो उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल या सिविल केस नहीं किया जाएगा फॉर दैट पर्पस। बट यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर स्ट्राइक को इलीगल बोल दिया गया है तो आप अगर फिर भी स्ट्राइक पे जाते हैं देन देयर कैन बी अ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। एंड हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट या एनी अदर कोर्ट जो होती हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि ये स्ट्राइक इलीगल है बिकॉज उस पे ESMA लगा था या अस्मा लगा था। नाउ अब अस्मा लगने का मतलब क्या है, दैट इज यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग ऑन द स्ट्राइक। नाउ अब इसके बाद जब भी ये नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो उसमें एक टाइम भी मेंशन होता है, तो जैसा टाइम बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली जनरली इसमें 6 महीने का टाइम दिया जाता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर ऑल्सो, 6 महीने के बाद इसको फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं, या वो डेट जो उस डिक्लेरेशन में, उस नोटिफिकेशन में दी गई है तब तक के लिए स्ट्राइक्स को अलाउ नहीं किया जाता या उसको बैन रखा जाता है अंडर द सेंट्रल अस्मा एक्ट। यही सिमिलर प्रोविजंस आपको स्टेट गवर्नमेंट में मिलेंगे, सेम प्रोविजन है। फर्क ये हो जाता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट लिखा है, वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर होता है, तो जिन पे स्टेट लेजिस्लेचर्स के लॉ अप्लाई होते हैं, जैसे अभी हमने देखा। नाउ अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टेट लेवल पे क्या प्रोविजंस है। तो स्टेट लेवल पे वी हैव सीन कि ये सभी डिपार्टमेंट जो है कवर अप किए जाते हैं। सबसे बड़े एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास महाराष्ट्र का रीसेंट एग्जांपल है कि 2023 में ही उन्होंने नया अस्मा एक्ट जो है पास किया था। देन उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एंड राजस्थान, दे हैव आल्सो हैव अ लॉ विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज एंड फाइन्स एंड अदर प्रोविजंस आर देयर, ठीक है। उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस दिए गए हैं। नाउ ये बात थी सारी स्टेट लेवल की बात की। नाउ इसी तरह से अगर आप और भी कई सारे असेंशियल या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करना चाहते हैं फॉर द EPFO एग्जामिनेशन, बिकॉज द प्रॉब्लम विच स्टूडेंट फेस, उन्होंने ऑलरेडी जनरल स्टडीज की तैयारी कहीं ना कहीं से वो कर रहे हैं या कर चुके हैं, CSET की तैयारी भी वो कर चुके हैं, मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी तैयारी हो सकता है वो कर रहे हो या कर चुके हो। बट इस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ये सब कुछ आना चाहिए। नाउ इसके लिए हमने एक स्पेशल कोर्स बनाया है विच इज नेम्ड एज स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स फॉर EPFO 2025। इस वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्ड लेक्चर दोनों ही मिल जाएंगे। देन इसके बाद आपको पर्सनलाइज हैंडआउट मैं खुद बना के दूंगा, जिसका मतलब है आपको किसी भी तरह की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन यू विल बी गाइडेड बाय मी फॉर दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल साइड भी इसमें आ जाता है, तो आपको पर्सनल मेंटरशिप भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड देन द अदर फैकल्टीज आर ऑल्सो हेयर टू गाइड यू, हेल्प यू एंड ऑल। एंड देन वी आर हैविंग अ टेस्ट सीरीज विच इज बेस्ड ऑन ऑल दीज सब्जेक्ट्स। इन सभी सब्जेक्ट्स की हमने अलग से टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। तो अगर आपको भी ये स्पेशल सब्जेक्ट चाहिए या स्पेशल सब्जेक्ट्स को आप कवर अप करना चाहते हैं फॉर EPFO एग्जामिनेशन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन कोर्सेज के लिंक्स हैं। स्पेशल कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसको एनरोल करो। कोई खास ज़्यादा फीस इसमें नहीं रखी गई है ताकि आपको
एक सपोर्ट रहे फ्रॉम द सक्सेस ट्री टीम ऑल्सो. नाउ इफ यू वांट टू डायरेक्टली connect with me, you can call and you can send us a mail also and you can ask for me. I will directly talk to you regarding your preparation and other things. ठीक है. Thank you so much. This is Deepak Thakur signing off for this video. Thank you so much.